सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। तो दलजीत सिंह चौधरी ये सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। वे 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और अब वे 2025 तक सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने रहेंगे। सशस्त्र सीमा बल इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसी के बाद इसकी स्थापना हुई थी। इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा, भाईचारा। ये भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं। अब यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये लिस्ट आपकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? पीसी नायर। बीएसएफ के कौन है? नितिन अग्रवाल। ये भी 2023 में ही बने थे और ये तीनों तो अभी लेटेस्ट जनवरी में ही बने थे। सीआरपीएफ के अनीश दयाल सिंह, आईटीबीपी के राहुल रसगोत्रा और सबसे इंपॉर्टेंट ये नाम है सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल नीना सिंह, क्योंकि इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कौन है? एमए गणपति है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आज का, आपका ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री जो हमारे हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इन्होंने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा फारसी। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, ये ईरान दौरे पर गए थे और वहां पे उन्होंने घोषणा की कि फारसी भाषा जो कि ईरान की राष्ट्रभाषा है उसे हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। अभी वैसे आपको पता है भारत में 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, जिसमें पहली भाषा थी तमिल। 2004 में उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। फिर 2005 में संस्कृत बनी थी, फिर कन्नड़ और तेलुगु ये 2008 में बनी थी, मलयालम 2013 और सबसे नवीनतम उड़िया है 2014 में बनी थी। और मैं आपको बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत फारसी के अलावा पाली और प्राकृत को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 7वीं होगी पाली, 8वीं होगी प्राकृत और ये 9वीं होगी फारसी। अच्छा, अगर बात करें कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में आप कहोगे 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में ये केवल 14 थी। फिर 15वीं कौन सी बनी थी? सिंधी बनी थी। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं बनी थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वां संविधान संशोधन के तहत। और 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं ये बनी थी बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 92वां संविधान संशोधन के तहत। अच्छा, कल वैसे मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो भी अपलोड किया था, मुश्किल से शायद 3 मिनट का वो वीडियो था। और मैंने आपको बोला भी अगर इस तरह के शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा जब भी इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होगा मैं इस तरह का शॉर्ट वीडियो आपको बना करके दे दूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखिए और रेस्पॉन्स दीजिए। अगर इन वीडियोस पे आप लोगों का रेस्पॉन्स सही रहता है, मतलब आप लोग इसे पसंद करते हैं, तब तो मैं इस पे मेहनत करूं और कोशिश करूं कि लगभग दिन में 1 या हफ्ते में 3-4 वीडियो इस तरह के आपको बना करके दिए जाए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। क्योंकि इस तरह का कोई भी टॉपिक होगा तो वहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैं उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। लेंदी वीडियो भी नहीं होगा, मुश्किल से 3-4 मिनट का वीडियो रखने की कोशिश करता हूँ। अभी तक इस तरह के 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। अच्छा देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी क्लासिकल लैंग्वेज की, अगर हम बात करते हैं क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्यों की, तो वो कौन कौन से हैं? देखो, भारतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक है नॉर्थ इंडिया का कह दीजिए, कथकली ये केरल का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, मणिपुरी मणिपुर का हो गया, मोहिनी अट्टम केरल का हो गया। केरल से 2 हो गए, कथकली और मोहिनी अट्टम। ओडिसी ओडिशा का हो गया और सत्रिया ये असम का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भी क्लासिकल डांस के रूप में शामिल किया है। नवा क्लासिकल डांस, नवा शास्त्रीय नृत्य ये छऊ है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने शुरू किया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। और आप जानते होंगे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी हेड यही है। और अभी इन्होंने ही राज्य में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को शुरू किया है, जो कि एक वित्तीय सहायता योजना है जिसमें ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया जाएगा, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा और लक्ष्य रहेगा कि महिलाओं की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए हो सके। अच्छा, ये तो योजना का पार्ट हो गया, लेकिन इसी के साथ में मुख्यमंत्री साहब ने यह भी कह दिया कि इसमें एक कंडीशन भी होगी। जनरल और ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए और एसटी एससी की जो महिलाएं हैं उनके 4 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए।
क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अगर इससे ज्यादा बच्चे आपके होंगे तो फिर आप क्या बिजनेस संभालेंगे, आप फिर बस बच्चे संभालिए। तो यह है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। किस राज्य से है या किस राज्य ने शुरू किया? असम ने। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर हो गई। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल आपको यहीं पे मिलेगा, जिसे भूपेन हजारिका पुल या डोला सादिया पुल कहते हैं। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। लोहित नदी पर है ये। कामाख्या देवी का मंदिर आपको यहीं पे मिलेगा, जहां पे अंबुबाची का मेला लगता है। अभी आपको याद होगा, देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू, ये असम में ही शुरू हुई थी। अभी असम के चोकुआ चावल, जिसे जादुई चावल कहते हैं, जुडीमा राइस वाइन पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला था, और बोका चावल और तेजपुर लीची, इन सबको जीआई टैग मिला था। ये सब असम के प्रोडक्ट्स हैं। अभी असम के मुख्यमंत्री साहब ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, जिसका नाम श्रद्धांजलि है। यहीं पे मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू हुई थी। असम के गवर्नर जो गुलाब चंद कटारिया जी हैं, उन्होंने सरपंच संवाद नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट पाने वाला उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना था। और अभी असम ने स्वच्छ जिलों को पुरस्कृत करने के लिए, अवार्ड देने के लिए मोदी अवार्ड शुरू किया। डीजे यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा बना था गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और गोपीनाथ बारदोलाई आप जानते हो, आधुनिक असम के संस्थापक इनको कहा जाता है। बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा? गुवाहाटी में। और भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया था असम में ही। अमृत वृक्ष आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ था, जिसके लिए इसने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। और अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में हमने असम से क्या पढ़ा था कि अभी असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव, उसके लिए किन्हें चुना गया है? हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को। असम वैभव एक व्यक्ति को दिया जाता है। और असम का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम सौरव, वो 4 व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें से एक हिमा दास है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा युगांडा में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका भी 19वां समिट, 19वां शिखर सम्मेलन ये 19 और 20 जनवरी 2024 को हुआ। कहां पे? युगांडा के कंपाला में। और भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उन्होंने इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत का नेतृत्व किया। अच्छा, अगर इसकी बात करते गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट की, तो इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और इसमें वो देश शामिल होते हैं जो किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होते हैं, ना वो यूएसए की तरफ है ना वो रशिया की तरफ है। और अगर पूछे इसकी स्थापना किस सम्मेलन से होती है, तो बांडुंग सम्मेलन ये हुआ था 1955 में, क्योंकि यहीं पे युगोस्लाविया, मिस्र, भारत, घाना और इंडोनेशिया के नेताओं ने इसे स्थापित करने के सिद्धांतों पर सहमत हुए थे। क्योंकि यहीं पे युगोस्लाविया, मिस्र, भारत, घाना और इंडोनेशिया के नेता इसे स्थापित करने के सिद्धांतों पर सहमत हुए थे। और इसका पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। अब इसका पिछला सम्मेलन अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ था। और अभी 19वां सम्मेलन अभी हुआ 2024 में। कहां पे? युगांडा के कंपाला में। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी आपको पता है 2023 में ब्रिक्स समिट कहां पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। और अब 2024 में कहां पे होगा? रशिया में। और इसमें 5 नए मेंबर भी शामिल हो चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और इथोपिया। पहले 6 होने वाले थे, एक ने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? अर्जेंटीना ने। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 में इसको होस्ट किया था, या इसकी अध्यक्षता की थी भारत ने। भारत ने G20 को भी होस्ट किया था, जिसकी थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। लेकिन अब बात करें G20 को, अब 2024 में कौन होस्ट कर रहा है? ब्राजील होस्ट कर रहा है। वहीं 2023 में G7 की अध्यक्षता की जापान ने, आसियान की अध्यक्षता की इंडोनेशिया ने। अच्छा, जापान में ही याद रखना कि पिछले साल 2023 में क्वाड समिट ये जापान में ही हुआ था। और इस बार क्वाड को होस्ट कर रहा है भारत। क्वाड सम्मेलन भारत में होगा। 2023 में बिम्स्टेक को किसने होस्ट किया था? थाईलैंड ने। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले आपको पता है ये बर्मिंघम यूके में हुए थे। और अभी ये 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में होने थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। फिर आप जानते हो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में हुए थे। 2026 वाले ये यूएस, मैक्सिको और कनाडा में होंगे। 2030वें वाले तो पता नहीं है कहाँ पे होंगे, लेकिन 2034 वाले फिक्स हो गए, सऊदी अरब में होंगे।
उसके अलावा अभी समर ओलंपिक्स 2020 वाले टोक्यो में हुए थे, 2024 वाले होंगे पेरिस में और 2028 वाले होंगे लॉस एंजल्स में, जहां पे क्रिकेट को दूसरी बार शामिल किया जाएगा। उसके अलावा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बात करें, जिसका मुख्यालय मॉरिशस में है, और इसकी अध्यक्षता श्रीलंका कर रहा है 2023 से लेकर 2025 तक। फिर 2025 से लेकर 2027 तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 10 इंपॉर्टेंट समिट्स मैंने आपको बताए। इसके अलावा 2 और लिखो। एक तो कोप 29 जो 2024 में होगा, ये होगा अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। अभी 2023 वाला कहाँ पे हुआ था, कोप 28 यूनाइटेड अरब अमीरात में। और एक इंटरपोल वाला भी लिखो। 2023 में इंटरपोल की 91 नंबर की बैठक हुई थी, कहाँ पे, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। और उससे पहले 2022 में 90वीं बैठक हुई थी भारत में। वैसे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए रहेगा होमवर्क प्रश्न, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कौन बनवाएगा? अंतरराष्ट्रीय श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक संघ। और इस मंदिर की ऊंचाई करीब 721 फीट होगी और इसके निर्माण में लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मंदिर परिसर में हनुमान वाटिका, सीता वाटिका, जटायु बाग, शबरी वन, जामवन सदन और गुरु विशिष्ट ज्ञान केंद्र भी बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो अभी हाल ही में न्यूज में थे। लेकिन उससे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भारत में जो अयोध्या में राम मंदिर है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी हाइट है 161 फुट। और उसके वास्तुकार कौन है ये भी नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फिर आपके लिए। चंद्रकांत भाई सोमपुर। और इस मंदिर को उन्होंने नागर शैली में डिजाइन किया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो अभी न्यूज में थे। देखो, एक तो ये याद रखना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 14 फरवरी 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। उसके अलावा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया था? वाराणसी यूपी में। ये एक तरह का योग सेंटर है। और अगर पूछे कि भारत के बाहर दुनिया का भी दूसरा सबसे बड़ा मंदिर ये कहाँ पे बना है? अमेरिका के न्यू जर्सी में बना है। ये दूसरा सबसे बड़ा है दुनिया का, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा। तो पहला कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है? कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर। और पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पे बन रहा है? बिहार में बन रहा है, 2025 तक बन जाएगा। अभी विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। बाकी आप जानते ही हो कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर है जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है? असम में है। कोणार्क सूर्य मंदिर भी याद रख लो, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। रामप्पा मंदिर कहाँ पर है, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, ये तेलंगाना में है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 39 नंबर की हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी ये। तो ये ध्यान रखना, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जापान। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, अभी उन्होंने बताया कि उनका जो मून मिशन है स्नाइपर, अभी उसने सफल लैंडिंग कर ली है चांद पर। इसे 6 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और इस तरह से ये अमेरिका, रशिया, चीन और भारत के बाद चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। और इसमें मून को एक्सप्लोर करने के लिए एक लैंडर भी है, उसका नाम है स्लिम, मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो जापान के इस मून मिशन स्नाइपर का उद्देश्य क्या है? चांद के शियोली क्रेटर की जांच करना। ये चांद के सी ऑफ नेक्टर हिस्से में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर मतलब चांद पर वोल्केनो फटा था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो यहाँ पर स्नाइपर जांच करेगा कि चांद कैसे बना था। और वैसे मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको चंद्रयान 3 के पॉइंट से रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ये एकमात्र ऐसा देश है जिसने इंसानों को चांद पर उतारा है। 1969 में अपोलो मून मिशन के द्वारा इसने वहां पे इंसानों को उतारा था। वैसे अभी अमेरिका एक बार फिर से तैयारी कर रहा है इंसानों को चांद पर भेजने की। उसके लिए कौन सा मिशन है? इसका आर्टेमिस मिशन है। वैसे अभी 2024 में इसको लॉन्च करने वाला था, लेकिन अभी इसकी डेट बढ़ा दी है। अब ये कह रहा है 2026 में लॉन्च करेंगे। लेकिन इंसान भेजेगा, ये इंसान चांद पे नहीं उतरेंगे, वहीं चक्कर लगा करके वापस आ जाएंगे। और हमारी आन बान शान हमारा चंद्रयान मिशन, यह भी चांद पे गया। चांद पे जाने वाला चौथा देश बना था, या यूं कहूं कि चांद के दक्षिणी छोर पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। कब लॉन्च किया था हमने इसे? 14 जुलाई को। और कब पहुंचा था? 23 अगस्त को। इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इसमें हमारी लागत आई थी
615 करोड़ रुपए। कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से लॉन्च किया था या लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था? तो LV-M3M4, जिसे बाहुबली या फेट बॉय भी कहते हैं। और उसमें हमारा जो लैंडर गया था उसका नाम विक्रम है, रोवर गया था उसका नाम प्रज्ञान है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा गया था एग्जाम में, P वीर मुथवेल है। और चंद्रयान 3 चंद्रमा पे जिस स्थान पे उतरा था ना उसका नाम हमने क्या दिया? शिव शक्ति दिया, शिव शक्ति पॉइंट। साथ में मैं आपको आदित्य L1 भी रिवाइज कराऊंगा क्योंकि ये भारत का पहला सूर्य मिशन था जो अभी लैंग्रेज 1 पॉइंट पे सफलतापूर्वक पहुंच गया है। यहाँ पे L1 मतलब हो गया लैंग्रेज पॉइंट 1। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का ऐसा बिंदु है जहां पे दोनों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो बराबर होता है। इसे हमने कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर 2023 को, और ये यहाँ पे पहुंच गया 6 जनवरी 2024 को। हमने इसको लॉन्च किया था PSLV C57 रॉकेट से, ये याद रखना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही हमने इसको लॉन्च किया था। 7 पेलोड लेकर के ये गया। इसके प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम रहे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजिद है। अच्छा, अगर पूछे कि अमेरिका के सोलर मिशन का नाम क्या है जो 2018 में लॉन्च किया गया था? पार्कर सोलर प्रोब मिशन। अच्छा देखो, यहाँ पे जाक्सा की बात हुई है, जापान की स्पेस एजेंसी। तो और भारत की स्पेस एजेंसी क्या है? इसरो। तो इसरो और जाक्सा ये साथ में मिलकर के एक चंद्र मिशन की तैयारी कर रहे हैं, उसका नाम है लुपेक्स, मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये भी ध्यान रखना। अगला, चलो फिर बताओ, हर साल 19 जनवरी को कोकबोरोक भाषा दिवस ये मनाया जाता है। ये भाषा किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो कोकबोरोक ही त्रिपुरा राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसी के विकास का जश्न मनाने के लिए त्रिपुरा में हर साल 19 जनवरी को ये कोकबोरोक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 में 46 यानी कि 46वां कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया गया। कोकबोरोक इसे त्रिपुरी या टिपरा कोक के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कहोगे 19 जनवरी को ही हम ये दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 19 जनवरी 1979 को कोकबोरोक को आधिकारिक तौर पर राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अब बात त्रिपुरा की है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। तो कैपिटल इसकी अगरतला हो गई। मुख्यमंत्री मानिक शाह हो गए, गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। और आपको याद होगा भी त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे सौरव गांगुली। उसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा, राजबरी नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कीर पूजा फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। खर्ची पूजा फेस्टिवल एग्जाम में पूछा गया था, त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो ये सब है यहाँ पे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाली कंपनी वीटा बोल्ट ये किस देश की है? तो आंसर होगा चीन। तो चीन की एक कंपनी है वीटा बोल्ट, जिसने क्या किया, अभी एक परमाणु बैटरी बना दी है जो कि पूरे विश्व की पहली परमाणु बैटरी होगी। और इसे बनाने का फायदा क्या है? एक तो इसका आकार छोटा है, जिसे आप मोबाइल फोन वगैरह में, ड्रोन वगैरह में यूज कर पाओगे। और सबसे बड़ा फायदा यह है, एक बार चार्ज करने के बाद 50 साल तक आपको इसको फिर से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 साल तक चार्ज रहेगी ये। मतलब आप देख लो, 50 साल में तो आप 20 बार फोन बदल लोगे, लेकिन बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देख रहे हो, इसे कहते हैं इन्वेंशन। तो इस बैटरी में निकल आइसोटॉप 63 का इस्तेमाल किया जाएगा, जो डिके होता रहेगा, मतलब उसका क्षय होता रहेगा, और उससे जो ऊर्जा पैदा होगी वो यहाँ पे इस्तेमाल होगी। और इस बैटरी की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोई रेडिएशन बाहर नहीं निकलता है। और जो निकल आइसोटॉप आपने यूज किया है वो तांबे में टूट जाएगा, जिसका मतलब यह है कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में कोई जहरीला रसायन पैदा नहीं होगा। तो इस प्रश्न से सिंपल सा याद रखना है, दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाली जो कंपनी है वीटा बोल्ट, यह है चाइना की। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियर से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जिसमें से कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं और कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे बना? हरियाणा के गोरखपुर गांव में। और अगर पूछे ना साथ में कि न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अगर पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ पे शुरू हुआ? गुजरात में। और पूछे पाकिस्तान के परमाणु बम जनक का निधन हो गया, उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। और भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, INS अरिहंत इसका नाम है। और पूछे कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रेकर जहाज का नाम क्या है? INS ध्रुव है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला अरब देश ये बना कौन सा? यूनाइटेड अरब अमीरात। और उस प्लांट का नाम है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। और रशिया ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसका नाम है RS-28 सम्राट। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये मनाया जाता है 26 सितंबर को।
और अगर पूछे कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण ये कब किया था, 1974 में, और उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। वहीं दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर प्लांट ये कौन सा है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। अच्छा, भारत में परमाणु ऊर्जा के संस्थापक कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्हीं के नाम पे तो बार्क की स्थापना हुई थी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, 1954 में। इसकी स्थापना भी उन्होंने की थी, होमी जहांगीर भाभा ने। कहां पर है ये, ट्रॉम्बे, मुंबई में। अच्छा, इसी से एक प्रश्न और याद आता है मुझे कि फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ये किन्हें कहा जाता है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, क्योंकि इनके ऊपर एक मूवी भी बन गई है और उस मूवी ने अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता था। तो इसका उत्तर तो अब इनडायरेक्टली मैंने दे ही दिया, लेकिन अब पूरा उत्तर आप दो कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर पूछे कि भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के चेयरमैन बने थे अभी अजीत कुमार मोहंती, और अगर पूछे कि विश्व की सबसे उच्च परमाणु सुविधा ये कहां पे स्थापित की गई, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आंसर होगा बोलीविया में। तो यहाँ पे न्यूक्लियर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा 9वें स्थान पे। तो अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने अभी गोल्ड रिजर्व के आधार पर दुनिया के देशों की लिस्ट जारी की है। इसके अनुसार अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे पे इटली, और ये आप लिस्ट देख सकते हो, भारत 9वें स्थान पर है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अमेरिका के पास कितना गोल्ड रिजर्व बताया गया, 8133.46 टन, और भारत के पास बताया गया 800.78 टन। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 15वें आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये कहां पे शुरू हुए, तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की, 2024 में इसका ये 15वां संस्करण है। कहां पे हुआ, साउथ अफ्रीका में। 19 जनवरी को ये शुरू हुआ, 11 फरवरी तक ये चलेगा। इसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, भारत की टीम भी है, और भारतीय टीम के कप्तान कौन है, उदय सहारन। ये जो चैंपियनशिप है, ये जो वर्ल्ड कप है, ये हर 2 साल में होता है। लास्ट वाला जो 2022 में हुआ था वर्ल्ड कप, उसको भारत ने जीता था। भारत इसे टोटल 5 बार जीत चुका है। अब देखेंगे जब फरवरी में रिजल्ट आएंगे तो इस बार कौन जीतता है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सिर्फ वीडियो को एक लाइक करने को आपसे बोलता हूं मैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो अगर सेशन से आपको मदद मिलती है तो। और हो सके तो अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करना, या अगर स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं तो एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके मैं आपको देता हूं आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जो बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम यूज करते हो तो उसका लिंक भी मिल जाएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। और एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे, पहले पे चाइना था। और अभी ब्रांड फाइनेंस की 2023 रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा रहा, तो जियो। और सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में कौन सा देश टॉप पे है, तो भारत है। किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की, छत्तीसगढ़। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए कौन, रोहित शर्मा। भारत के नंबर 1 शतरंज ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए, आर प्रज्ञानंद। सुमित नांगल का संबंध किससे है, टेनिस से है। असम सौरव पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, हिमा दास को। और आखिरी प्रश्न था कि बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बन गई, तो LIC। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेनदेन की सीमा को 200 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया, तो आंसर होगा 500 रुपये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।